साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो की अगली सीरीज में आप सबों का स्वागत है। आप मौजूद हैं करियर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। आइए एसएससी जीडी के लिए पॉकेट वीडियो में 5 प्रश्नों को बनाने की क्षमता पैदा करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न डाइस का है। आप इस बात से निश्चित सहमत होंगे कि डाइस का एक प्रश्न तो अनिवार्य रूप से पूछता है, नहीं? अब डाइस में करना क्या है? डाइस की 2 स्थितियों को आप पहले से समझ रहे होंगे कि अगर एक डाइस की 2 आकृतियां दी गई हों, उनमें से 2 सरफेसेस कॉमन हैं, तो काटकर आप जवाब देते हैं, याद कीजिए। दूसरी बात, जब एक ही सरफेस कॉमन हो तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करके सजा के आप जवाब देते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे आप तो एक ही पासे की जो 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उनमें एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधे शब्दों में समझिए, एक के अपोजिट सरफेस पर क्या लिखा है ये पता करना है। हालांकि प्रश्न में दी गई आकृतियां 3 हैं, मतलब हम लोगों को 2 से ही है। आप प्रथम 2 आकृतियों को देखेंगे तो दोनों ही आकृति में कॉमन आपके पास एक है, मात्र एक कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है। कम हमारा बन चुका है। इस आकृति की कोई आवश्यकता नहीं है प्रश्न को बनाने के लिए। और आपको पता होगा, आपको याद होगा, अगर भूल गए तो पुनरावृत्ति करें आप, कि अगर 2 दी गई आकृति में कोई एक सरफेस कॉमन हो और उसी के अपोजिट ढूंढने की बात आए, तो उन दोनों में जो सरफेस नहीं दिख रहा है, जो अंक नहीं दिख रहा है, वही जवाब होगा। यही कंडीशन यहाँ भी है, इसलिए एक के विपरीत आप जवाब 5 देंगे। कभी भी कॉमन सरफेस के विपरीत पूछे तो कॉमन सरफेस के विपरीत वही होता है जो इन दोनों आकृतियों में नहीं दिख रहा होता है। आसान सा जवाब था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए किसका है। एसएससी जीडी में यह प्रश्न भी आपके रैंकिंग का प्रश्न है और रैंकिंग का प्रश्न निश्चित तौर पर पूछता है। छात्रों, यहाँ एक बहुत गंभीर जानकारी आप हासिल करेंगे। आप देखेंगे, प्रश्न पढ़ें। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है। रितिका इज 13th फ्रॉम द टॉप while शीतल इज 34th फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रितिका एंड शीतल? सवाल क्या है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में संख्याएं बतानी हैं, है ना? तब जबकि आप प्रश्न में देख रहे होंगे टी एन इज डिनोटेड, ये डिनोट करेगा टोटल नंबर को। टी एन की संख्या 42 है। एम आप ले लें प्रारंभ से पोजीशन, प्रारंभ से पोजीशन 13 दिया हुआ है, और एन अंतिम से पोजीशन, अंतिम से पोजीशन 34 दिया हुआ है। हम लोगों से अपेक्षा है कि हम लोग जवाब मिडल में निकाल कर इसे दें। सबसे बड़ी बात है छात्रों, आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिए, m प्लस n की वैल्यू कितनी है? 13 प्लस 14 दैट मीन्स 47। आप देखेंगे m प्लस n की वैल्यू tn से ज़्यादा बड़ी हो गई है। बी अलर्ट, अगर ऐसा हो कि tn की वैल्यू छोटी हो जाए m प्लस n से, तो यह कभी नहीं समझना है कि यह प्रश्न गलत है। यह प्रश्न ओवरलैपिंग का मामला है। ओवरलैप, एक पंक्ति ऐसे लगाई जाती है, एक पंक्ति ऐसे भी लगाई जाती है, दैट इज ओवरलैप। और जब tn की वैल्यू m प्लस n से अधिक बड़ी हो जाए तो आप समझ लेंगे झट से यह मामला ओवरलैप का है। और इस हालत में मिडल का एक फॉर्मूला याद कर लें, बार बार काम आएगा, है ना? क्या है? m प्लस n माइनस tn में से -2। तो आपका m प्लस n की वैल्यू 47 है, देन tn इजकल टू 42, घटकर हो गए 5, 5 में से 2 घटाइए, ऑप्शन ढूंढिए, जवाब 3 कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आइए अगली चुनौती का सामना करते हैं, और अगली चुनौती इस बार आती है एसएससी जीडी के लिए। लॉजिकल वेन डायग्राम से एसएससी जीडी अवश्य ही प्रश्न पूछता है, इस बात से आप निश्चित ही सहमत होंगे। इसने क्या कहा, आप ध्यान से देखेंगे। हाउ मेनी ग्लासेस बोथ फोन्स एंड पेन्स, कितने कांच, फोन और कलम दोनों हैं। होता क्या है, जितने भी टर्म यूज किए गए हैं, कांच, फोन और कलम, इन्हें किसी खास लीगल शेप ऑफ द मेंसुरेशन के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। आप देख रहे होंगे त्रिभुज को इसने कांच से दिखाया है, कांच को त्रिभुज से दिखाया, और रेक्टेंगल जो है उस फोन के लिए, और सर्कल जो है वो कलम के लिए है। आपको ढूंढना क्या, कितने कांच,
हाउ मेनी ग्लासेस। देन कांच का मतलब ये वाली आकृति, त्रिभुजाकार आकृति जिसमें 4, 16, 11 एंड 13 है। मात्र इसी चारों पर विचार करने हैं। लेकिन इन चारों में से भी एक अवरोध है कि ऐसे कांच को चुने जो फोन भी हो और कलम भी। आप देखेंगे 4 और 11 ये कांच तो हैं ही और फोन भी हैं, लेकिन ये 4 कलम नहीं है। इसने कहा था कि भाई कांच तो होना ही चाहिए, दैट इज 4, 16, 11 एंड 13। उसमें फोन होना चाहिए। तो फोन कौन कौन है? फोन के अंदर 4 एंड 11। लेकिन कहा नहीं, वो कलम भी होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, 11 एक ऐसा कांच है जो फोन के ग्रुप में भी है और कलम के भी ग्रुप में, और इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी 11 हो जाता है। आसान सा प्रश्न होता है। इस बात से तो आपकी सहमति जरूर मिलेगी कि लॉजिकल वेन डायग्राम बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी हम लोगों को, बरतते हैं और दिशा निर्देशानुसार जैसे प्रश्न कहता है वैसा काम करते हैं। 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः, परितः मतलब चारों ओर, यूं समझिए उसकी परिधि पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्राभिमुख मुख है, टुवर्ड्स द सेंटर है। आप एक सबसे पहले सर्कल खींचेंगे। मेरी सलाह ऑलवेज होती है कि आप बॉटम ऑफ द सर्कल का इस्तेमाल करें। छात्रों मेरे साथ घूमें। आप फिगर की ओर घूमेंगे और इस पोजीशन पर एक कल्पना कीजिए कि आप स्वयं बैठे हैं। तो इस पोजीशन पर बैठकर राइट लेना और लेफ्ट लेना आसान हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विपरीत स्थिति पैदा होगी, और जब आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो राइट और लेफ्ट लेना बहुत आसान होगा। इसलिए कहते हैं कि सर्कुलर पाथ अरेंजमेंट में जब भी प्रश्न की शुरुआत की जाए तो वह प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बॉटम ऑफ सर्कल से करनी चाहिए। आइए देखते हैं। प्रश्न ने कहा है टी के और यू के बीच बैठा है। साथियों, टी अगर के और यू के बीच बैठा है तो के और यू के बीच ऐसा बैठा है नहीं मान सकते, क्योंकि इस प्रश्न ने के या यू में से किसी एक का अकेला लेफ्ट में होना या राइट में होना यह इंडिकेट नहीं कर रहा है। अर्थात के की एक संभावना अभी यहाँ और यू की एक संभावना यहाँ बनी रहेगी। तभी हमने देखा कि मित्रों की संख्या 6 है। 3 पोजीशन क्लियर हो गया, तो क्यों ना और 3 पोजीशन क्लियर कर ली जाए, कर लेते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। छात्रों, ये जो पोजीशन है इसके लेफ्ट में जगह नहीं है, टी ने ऑक्यूपाई कर रखा है जगह, लेकिन इसके राइट में जगह खाली है। ये ऐसी पोजीशन है जिसके राइट में कोई पोजीशन खाली नहीं, लेकिन लेफ्ट में पोजीशन है। उसने कहा एस के ठीक बाईं बगल में बैठा है। साथियों, बाईं बगल में बैठना एक अलग बात है, ठीक बाईं ओर अलग बैठना एक अलग बात है। ठीक बाईं ओर बैठना यानी उसके बाईं ओर कोई और दूसरा नहीं बैठ सकता, उन दोनों के बीच कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन बाईं ओर का मतलब वो बाईं ओर तो होगा, लेकिन बीच में बैठने के कुछ लोगों को अनुमति दी जा सकती है। इसने कहा कि एस के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। तो अब के की 2 संभावित सीटें, अगर के यहाँ बैठता है तो दाहिने वो यू को नहीं बिठा पाएगा। अब के को यहीं बैठना पड़ेगा, ताकि के एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। एस की बात कर रहे थे। एस के ठीक दाईं ओर बैठ गया। यहाँ यू नहीं होगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, यहाँ के नहीं होगा। राइट, घेर देते हैं क्योंकि बनाने में आसान होगा। यहाँ पर के होगा और यहाँ पर यू होगा। 2 सीटें रिक्त हैं। इसने कहा डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू यू और एम के बीच। अब यू यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ होगा, तभी डब्ल्यू और यू के ठीक बीच में एम बैठेगा। 6 सीटें भर दी गई। आपको बताना है के बाईं ओर तीसरा, के यहाँ है, के बाईं ओर पहला, के बाईं ओर दूसरा। आपका जवाब के बाईं ओर तीसरा एम होगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, प्रश्न में सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में जैसे जैसे प्रश्न के पंक्ति बढ़ते जाते हैं, आप उस पर रफ और फेर करते जाएं, प्रश्न निश्चित तौर पर बन जाता है। अगले प्रश्न की प्रतीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न निश्चित ही एसएससी जीडी का पसंदीदा प्रश्न है, और इसमें इसने कहा क्या? एक मौलिक समीकरण दी गई 8 × 15 डिवाइडेड बाय 3 + 14 -4 इज इक्वल टू 26। ये समीकरण, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 26 को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये कब होगा? तब जबकि दिए गए 4 ऑप्शंस में दी गई संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए।
इंटरचेंज कर दिया जाए। तो चारों ऑप्शन को जांचना हमारी मजबूरी हो जाती है, कोई दूसरा उपाय हमारे पास बच नहीं जाता है। अगर 14-15 को हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से ध्यान से देखिएगा। अगर ऑप्शन ए की तलाश करते हैं, ए की जांच करते हैं, 14 और 15 ने आपस में इंटरचेंज किया, तो 15 की जगह 14 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3, ना 8 ना 14, 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की जांच नहीं करते। अब हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर। इसने कहा 4 और 8 को इंटरचेंज कर दो। कहने का मतलब मौलिक समीकरण 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 26, ये साबित करना था। इसने कहा 4 और 8 को ये कर दो, चेंज कर दो। अब देखिए, आप जैसे ही 8 को 4 से रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड 15 इज डिविजिबल विथ 3। 15 तो 3 से कट जाता है, तो ये पॉसिबल होगा, इसको जांच करनी होगी। तो हम लोग चेंज करते हैं, 8 की जगह 4 रख देते, 15 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 14 एंड माइनस 4 की जगह 8, इंटरचेंज हो गया। ये समीकरण अगर 26 रिजल्ट देता है, तो यह वही ऑप्शन है जिसके आपस में परिवर्तन के बाद यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए, तो मौखिक काम कीजिएगा, मेरी मजबूरी है इसलिए हम कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 3, 5 इंटू 4 हो गया आपको 20 प्लस 14 माइनस 8, ये हो गए 34। 34 में 8 घटाएंगे, 26 आ गया, आपका काम बन गया। यह वही ऑप्शन नंबर बी है जिसकी संख्याओं को परस्पर बदलने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। परहैप्स ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न था, मेरी बात सही हुई। चलिए, इसी प्रकार एसएससी जीडी के सभी अभ्यर्थी, वैकेंसी आने वाली है, जल्द से जल्द कैरियर कैंपस के इंक्वायरी टेबल पर आकर इंक्वायरी करें और विशेष जानकारी हासिल कर एसएससी जीडी की तैयारी प्रारंभ कर दें। तब तक आप पॉकेट वीडियो का सहारा लेकर पॉकेट वीडियो के कई प्रश्नों को बनाकर, सभी विषयों के सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाकर अपनी क्षमता बढ़ाते रहें, ऐसी आपसे अपेक्षा रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।